हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे हम जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे वर्णमाला के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। लेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है या कौन टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है आपको बताना है। तो ऑप्शन है आपके ढ, धा, ध और अणा। अब बताएंगे इनके अंतर्गत। तो टा वर्ग वाली लाइन को आप बोलेंगे, आप क्या कहेंगे? टा, था, डा, ढा, अणा। ठीक, तो देखो कौन सा नहीं आता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि धा नहीं आता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं, यानी हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी है? तो आप तो ये जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो आपके लिए सीधा सा ही आंसर है ना। तो क्या कहेंगे आप कि 52 है। कितने हैं? 52 है, और ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं जो आपको दिक्कत ना आए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेंगे अगला क्वेश्चन, और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, जिनकी ध्वनि केवल केवल कहाँ से निकले? केवल मुख से निकलती है। वृत्तकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर कहाँ से निकले? केवल मुख से निकलती है, तो वो बताना है आपको। हाँ, तो सभी अपना अपना आंसर करेंगे कमेंट में और बताइए कि क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो बिल्कुल, जब बात की थी मैंने आपसे कि अनुनासिक रहेंगे तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, निर्नुनासिक रहेंगे किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे क्या कहा इसने, निर्नुनासिक। ठीक है, यानी कि नाक की सहायता पे नहीं ले जा रही है, केवल कहां से उच्चारित हो रहे हैं ये वर्ण? केवल मुख से। ठीक, केवल मुख से, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अर्धविवृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर है, यानी कि अर्धविवृत स्वर कौन से होते हैं? तो बताएंगे आप लोग। ऊ होता है, ए होता है, आ होता है या ए होता है। तो अर्धविवृत के लिए बात हो रही है, और आप बताएंगे कि मैंने आपको बताया था जब बात हो रही थी कि एक हो जाएगा आपका विवृत, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका अर्धविवृत। ठीक, अर्धविवृत हो जाएगा। तो आप बताइए, अपना अपना कमेंट करिए कि क्या ऑप्शन सही होने वाला है। विवृत और अर्धविवृत की बात हो रही है, और आप जानते ही हैं कि मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्या हो जाएगा आपका विवृत में? बताइए सबसे पहले क्या आएगा, तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी आधी। कि विवृत का मतलब है मुख का आकार कैसा खुला हुआ हो, तो आप कहेंगे मुख का आकार बड़ा खुला हुआ हो, है ना, बड़ा आ हो जाएगा। अच्छा, तो ये समस्या सॉल्व हो गई। अब बच्चे की तरफ बात करते हैं, और ऊ के लिए आप बात करेंगे तो ये तो चला जाता है किसमें? संवृत में। किसमें चला जाता है? संवृत में चला जाता है, तो आप इसको तो लेंगे नहीं, है ना। फिर आगे बात करते हैं, आगे आ जाता है आपका क्या? और छोटे ए की बात करेंगे तो ये किसमें चला जाता है? ये आपका अर्ध संवृत में चला जाता है। तो ध्यान रख रख के बात करिए, अर्ध संवृत में चला जाएगा, अर्ध संवृत में। ठीक, अब बताओ क्या रह गया आपका? तो आप कहेंगे मैम बी ऑप्शन रह गया है, तो बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा आपका अर्धविवृत में, जिसमें मुख आधा लगभग खुला हुआ रहता है। और बाकी के पॉइंट भी बता देते हैं। छोटा आ जाएगा, ठीक है, औ आ जाएगा, और ऑल वाला भी आता है इसमें। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? तो आगे बढ़े। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेंगे, यह है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग के अंतर्गत आएंगे, आप ही बताएंगे मुझे। चलिए देख देख के बताइए कौन से आ जाएंगे सभी जो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आप कहेंगे कि स्पर्श व्यंजन में कौन आता है, तो आपको बताया है, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं ना। तो चलिए
व्यंजनों में आप कहेंगे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो हमने रखा था वो पॉइंट आता है का वर्ग, ठीक है, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ठीक है, का चा टा ता वर्ग, ठीक है, ता वर्ग और पा वर्ग। अब देखो ढूंढ लो क ख ग घ अड़ा, ठीक, चा छा जा झा ञ, टा ठा डा ढ अण, ता था दा धा न, पा फा बा भा म। ठीक, कोई परेशानी नहीं है ना? तो देख लेते हैं वर्णों में। अब आप देखिए पहले में आ जाते हैं। कहीं आपने यहाँ पे हा लिखा है, ला लिखा है, रा लिखा है, नहीं लिखा ना तो ये कट जाएगा। फिर आते हैं कहीं आपने इसमें या लिखा है, शा लिखा है, नहीं लिखा है, काट दीजिए। फिर आते हैं यहाँ पे क्या है, का लिखा है, चा लिखा है, पा लिखा है, दा लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है। तो अगला फिर और भी देख लेते हैं। फिर भी यहाँ पे क्या हा लिखा है, शा लिखा है, कहीं आपने नहीं लिखा है तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आया बच्चों समझ में? कोई दिक्कत है नहीं ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेंगे अगला क्वेश्चन। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग बताइए। जिसमें सभी महाप्राण आ रहे हो ऐसा ऑप्शन आपको चूज करना है। तो महाप्राण के लिए वही अभी हम बता रहे थे, उन्हीं पॉइंटों को रखना है आपको, जैसे क ख ग घ और अणा। तो आपको मैंने बताया था पहला आपका क्या है, अल्प प्राण है, दूसरा महाप्राण हो जाता है, फिर अल्प प्राण हो जाता है, फिर महाप्राण हो जाता है और फिर अल्प प्राण हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? याद करते रहो बार बार। फिर च छ ज झ अणा, टा ठा डा ढा अणा, ठीक, ता था दा धा न, पा फा बा भा म। तो आपको याद कराया था कि महाप्राण के लिए क्या याद करना है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। क्या कहना है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। तो ढूंढ लो महाप्राण को, और ये उंगलियों पे आपको रटा होना चाहिए। महाप्राण खा है, छा है, ठा है। तो देखो पहले ही ऑप्शन में आपको ये तीनों मिल गए हैं, यानी पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाता है। आगे भटकेंगे नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना किसी झंझट परेशानी के। ठीक, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त व्यंजन, युगम, युग्मक, सनिस्कृत ध्वनि या पारस्परिक ध्वनि। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा आपका? तो अपने अपने कमेंट में ना जवाब दिया करो, क्योंकि मुझे ना ये नहीं पता चलता फिर आप लोग जान पा रहे हैं कि नहीं जान पा रहे हैं। तो क्या कह दोगे आप उसे? तो आप कहोगे बड़े प्यार से ही कि क्या कर देना है, तो आप कहेंगे युग्मक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? युग्मक हो जाता है। और इसके लिए आपको क्या है, कोई दिक्कत नहीं कर रही है। युग्मक का मतलब होता है द्वित्व कहें, युग्मक कहें, एक बात होती है, मैंने आपको पढ़ाया है कि कोई भी शब्द क्या है, कोई अक्षर सेम आ जाए उसमें दो बार प्रयोग हो जाए, जैसे दिक्कत, ठीक है, तो का दो बार आ गया है, का दो बार आया तो इसको आप क्या कहें, या तो आप युग्मक कह दीजिए या आप क्या कह दीजिए, द्वित्व कह दीजिए। ठीक है, कोई परेशानी है? चलिए कोई परेशानी नहीं है। अब बात करते हैं संयुक्त ध्वनि किसे कहेंगे। तो संयुक्त ध्वनि के लिए आप ध्यान रखेंगे जहां दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोल दी जाएं। जैसे के लिए बता दूं मैं आपको, प्राण शब्द है, ठीक है, प्राण शब्द को आप क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में यानी कि वर्ण विच्छेद करिए तो आप कहेंगे प प्लस में क्या करेंगे, र प्लस में आ। ठीक है, क्या करना है, ऐसे करेंगे आप। तो आप कहेंगे कि ये दोनों व्यंजन एक स्वर से बोले जा रहे हैं। क्या प्रा, क्या कह रहे हो, प्रा, ठीक है, प्राण। तो दोनों ही व्यंजन वर्ण एक स्वर की सहायता से बोले जाएं तो आप कहेंगे वो स्वयं संयुक्त ध्वनि होती है। ठीक, और आगे इसको और वर्ण विच्छेद कर लो, ये हो जाएगा आपका अलग। ठीक, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है।
अब आते हैं अगले पॉइंट पे, और अगला पॉइंट क्या है इसका, संपृक्त। संपृक्त ध्वनि के लिए आप जान लें संपृक्त ध्वनि किसे कहते हैं। तो इसके लिए पॉइंट है, जब कोई ध्वनि दो अलग अलग व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो वो कहलाएगी संपृक्त ध्वनि। जैसे बताती हूँ, जैसे में आप एक शब्द लेंगे संबल, ठीक है। अब ये देखो क्या हुआ कि ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये दो व्यंजनों के बीच में क्या आ गया है आपका, आधा व्यंजन आ गया है। तो ये कहना चाह रहा है कि जब कोई ध्वनि दो अलग अलग व्यंजनों में संयुक्त हो जाए, अलग अलग व्यंजनों से क्या हो जाए, संयुक्त हो जाए, इन दोनों के बीच में आ गया ना, तो अलग अलग व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, वो आपकी कौन सी ध्वनि कहलाएगी, तो आप कहेंगे संपृक्त ध्वनि कहलाएगी। कौन सी ध्वनि कहलाएगी, संपृक्त ध्वनि कहलाएगी। आए बच्चों समझ में, बिल्कुल आना ही चाहिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आपका क्या हो जाएगा, अगले पॉइंट की तरफ चलिए बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को लेते हैं। ये इसके अंतर्गत नहीं था। आपको अगर कहे ना ध्वनियों के आधार पे, ध्वनियों के आधार पे या उच्चारण के आधार पे आपसे कहे तो ये होती है हमारी तीन प्रकार की। पहला हो जाता है संयुक्त, ठीक है, संयुक्त ध्वनि। दूसरी आपकी हो जाएगी युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि, और तीसरी हो जाएगी आपकी संपृक्त ध्वनि। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे, कोई गलती नहीं है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक। वह व्यंजन है, तो ये तो बहुत सरल हो गया, इसके लिए कुछ करना ही नहीं है, इसको आप बता देंगे कमेंट में, जरूर 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 बताइए क्या हो जाएगा। तो आपने पढ़ाई है क्या, उस व्यंजन में पढ़ा है, इसको अंत्येष्टि में पढ़ा है, महाप्राण में पढ़ा है, या घोष में पढ़ा है, जल्दी जल्दी बताओ मुझे तो कमेंट करके कि किस में पढ़ा है, और आपका जवाब सही होना चाहिए। तब तक मैं बता देती हूँ कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। तो ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके श, श, स, हा, ठीक। फिर बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की तो ये आपका क्या होता है, अरे वाह वाह, आपके तो जवाब भी आने लगे, य, र, ल, व। आपको जवाब मिल गया, सही बात है। कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ठीक। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ और लेंगे अगला पॉइंट, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। देखो बहुत ही सरल पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए, जो चिन्ह मान लिए गए उनसे ही आप समझ जाइए। जो चिन्ह मान लिए गए तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं, स्वर कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, लिपि कहते हैं, या व्यंजन कहते हैं उन्हें, तो आप कहेंगे कि हम जिन ध्वनियों को चिन्हित करते हैं वो क्या है, या जिस जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, लिपि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं, दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, कंठ। तो बताइए आप लोग क्या होते हैं, तब तक मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ। और क, ख, ग, घ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, और एक और है बीच में, च, छ, ज, झ, ञ, ठीक है। प, फ, ब, भ, म, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, क्रम से याद रखो, ठीक है। तो अब आपका जवाब आने लगा, बिल्कुल सही बात है, आप लोगों का जवाब आने लगा है। तो आप कहेंगे प, फ, ब, भ, म मीन्स किससे आ गया है, ओष्ठ से आ गया है, तो आपका राइट हो जाएगा बी ऑप्शन। कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। देखो कई बार हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। संयुक्त व्यंजन है, अल्पप्राण है, अंत्यस्थ है, महाप्राण है, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन ही तो कहलाएंगे भैया। हाँ, आ प्लस आ कर दीजिए संयुक्त ही तो हो गए, ई प्लस ई कर दीजिए संयुक्त हो गए, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन के लिए तो आप कहेंगे अपने पॉइंटों के आधार पे, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं,
जब दो व्यंजन एक साथ जुड़ेंगे तो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। जैसे क्या बना दें, आ प्लस में, है ना, कौन कौन से शब्द हैं तो देखो मैं बता देती हूँ अभी संयुक्त के लिए। जैसे छ है, त्र है, ठीक है, ज्ञ है और श है। तो जब आप इनको क्या करेंगे कि संयुक्त व्यंजन कहा तो आप इनको कर दो का प्लस में शा, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये संयुक्त व्यंजन ही तो कहलाएंगे, है ना। ट प्लस में रा तो क्या कहलाएंगे आपके संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। त्रय है और ज प्लस में य तो क्या कहलाएगा आपका, आप कहेंगे मैम बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है ना। तो जब भी दो व्यंजन एक साथ मिल जाएं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो आप कहेंगे ये संयुक्त व्यंजन है छ त्र ग्र ज्ञ और श्र, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला पॉइंट लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, कोई परेशानी वाली बात तो है ही नहीं, हर्ष दीर्घ और प्लुत स्वर बताने हैं आपको। तो अपना कमेंट करिए, अपना आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत। स्वर व्यंजन मात्रा या विसर्ग क्या होने वाला है। और आंसर देने में ना देर ना किया करो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हम किसके अंदर पढ़ते हैं, स्वर के अंतर्गत पढ़ते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, और कोई दिक्कत नहीं है। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि इन वर्णों के अंतर्गत कौन से आ जाएंगे। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, बताइए। कमेंट किया करो अपना, जल्दी 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 कमेंट किया करो। तो देखो फिर बता देती हूँ, क ख ग घ अणा, ठीक। इसको मैंने कहा कि इसका उच्चारण स्थान कंठ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इसको हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं, ठीक। इसको महाप्राण कहते हैं और इसको अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। अल्प प्राण कहते हैं, फिर महाप्राण है और फिर अल्प प्राण है, कोई परेशानी नहीं है ना। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि जो अल्प प्राण होता है वही क्या होता है, वही अघोष होता है, वही अघोष होता है। फिर मैंने आपसे कहा था कि उसके साथ दूसरा वर्ण भी जोड़ लो, दो अघोष हो जाते हैं, बाकी तीनों सघोष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तीनों सघोष हो जाते हैं, तीनों सघोष हो गए आपके। कोई परेशानी है नहीं है ना। देखो तो का अल्प्राण है और अघोष है, ठीक। खा महाप्राण है और अघोष है और कंठ है। तो क्या लिखा है स्पर्श व्यंजन में, कंठ ध्वनि बतानी है, खा हो गई माना हमने, ठीक है, कंठ ध्वनि। अघोष, अघोष भी हो गया ख, और महाप्राण है, बिल्कुल महाप्राण है, तो आप क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे ख, ठीक है। खा हो जाएगा ऐसा वर्ण जो कंठ है, अघोष है और महाप्राण है। कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला क्वेश्चन। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, व, ह, य, र, बताइए क्या हो जाएगी। दंतोष्ठ ध्वनि के बारे में बताओ क्या होगा। तो आप तो देखते ही वैसे बताने वाले हो कि दंतोष्ठ ध्वनि क्या होती है, वाह होती है, ठीक है। दंत प्लस में ओष्ठ हो जाए, दंत प्लस में ओष्ठ हो जाए तो क्या है, वाह हो जाएगी आपकी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और लेंगे अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन बताने हैं। तो बिना ही डरे 99% ना कह के आप कहेंगे 100% में हम ऊष्म व्यंजन जानते हैं, और उसका जवाब आप कमेंट में जल्दी जल्दी करके बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए सभी लोग। तीनों शाह हा हो जाएगा, त थ द धा हो जाएगा, ट ठ ड ढ हो जाएगा, च छ ज झा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनके अंतर्गत आप बताएंगे मुझे। और आप लोगों के कमेंट आने लगे हैं और देखिए इसका जवाब हो जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ऊष्म व्यंजन तीनों सा और हा होता है। चलो राइट हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेंगे, हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो जहां केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं, जल्दी 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 बताएंगे अपना अपना कमेंट करके। तो जल्दी जल्दी बढ़िए। अघोष कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं, सघोष कहते हैं, महाप्राण कहते हैं, केवल श्वास का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट में। आप कहेंगे अघोष वर्ण होते हैं मैम वो तो। चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपके सपोर्ट में ही हैं। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। य र ल व व्यंजन
वो कहते हैं, क्या कहते हैं यार अलावा व्यंजन को? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, उपयोग में से कुछ नहीं कहते हैं। तो जल्दी जल्दी बताएंगे। अभी देखा था हमने कि ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो आपने कहा है कि तीनों सा जो होते हैं वो सभी क्या हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत तो आप कहेंगे का से माँ तक जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। रह गया कि अंत्यस्थ व्यंजन, तो आप कहेंगे कि मैम ये तो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है मैम। तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है? तो पार्श्विक ध्वनि बतानी है ला रा च। ठीक है। पार्श्विक ध्वनि बताएंगे कि क्या होता है, तो आप बताएंगे मुझे ला होता है, रा होता है, चा होता है, क्या होता है। ठीक है। एक और लिख लेते हैं यहाँ पे अड़ा। तो पार्श्विक ध्वनि के अंतर्गत बताएंगे और जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे मैम पार्श्विक ध्वनि जो होती है वो क्या होता है, ला होता है। और रा आपका क्या होता है, तो आप कहेंगे कि लुंठित होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंत स्थ व्यंजन है? अंत स्थ व्यंजन है, तो देखो अंत स्थ क्या था, आप कहें य र ला वा। ठीक। ढूंढ लो कहीं है क्या, ढूंढो कहीं लिखा है ऐसा, तो आप कहेंगे मैम बिल्कुल लिखा है। क्या लिखा है? ला लिखा है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? कौन सा स्वर कंठ तालव्य है ये बताना है आप लोगों को। बताओ बताओ बताओ। ई है क्या? आ है, ओ है, जो कंठ तालव्य से मिलके बना है? बताइए अपना अपना कमेंट करके। और किससे मिलके बना है ये भी बताइए मुझे कमेंट में। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा। तो इसके लिए मैं बता देती हूँ तब तक। आ प्लस ई बराबर ए होता है। आ गया ना ध्यान? हाँ आ गया अब तो, है ना। आ प्लस ई, तो आप कहेंगे कि आ कंठ से होता है उच्चरित, और ई होता है आपका तालु से। तो आपने कहा कंठ प्लस तालु बराबर कंठ तालव्य, और वर्ण मिला आपको एक, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, लेते हैं अगला क्वेश्चन। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? कंठ तालव्य मूर्धा दंत। तो आपको मैंने बताया कि का वर्ग कंठ है। का वर्ग कहाँ से उच्चरित है? तो आप कह रहे हैं कंठ है। फिर आता है आपका, क्या आता है, तालु। और ये कौन सा वर्ग हो जाता है? तो आप कहेंगे चा वर्ग हो जाता है। फिर आता है आपका टा वर्ग, का च ट ता वर्ग आता है कंठ तालु, और ये हो जाता है मूर्धा। ठीक है। तो आपको कौन सा वर्ग पूछा है? तो आप कहेंगे मैम टा वर्ग ही पूछा है। टा वर्ग आपका हो जाएगा मूर्धा। ढूंढो कहीं मूर्धा है, तो है सी ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? दीर्घ स्वर बताना है। आ ए, अच्छा दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है। दीर्घ स्वर नहीं है। आ ए उ औ, तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में। ये तो बहुत सरल हो गया। तो आप कहेंगे इसमें ऊ जो है वो राइट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, क्योंकि आपका ऊ जो किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे कि ये तो हर्ष स्वर के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेंगे अगला क्वेश्चन। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्र बिंदु का, पंचम वर्ण का, या स्वर का? देखो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको सही ही बताना है। ठीक है। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे बिल्कुल मैम विसर्ग तो ये होता है, ठीक है, और चंद्र बिंदु ये होता है। ठीक है। स्वर तो हम जानते ही हैं। और पंचम वर्ण के लिए कहेंगे, तो पंचम वर्ण जो होते हैं हमारे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? अनुस्वार। यानी अनुस्वार को कहाँ गिना जाएगा? अनुस्वार को पंचम वर्ण में गिना जाएगा। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, लेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त स्वर बताना है। देखो कोई दिक्कत नहीं करनी है। आप कहेंगे संयुक्त स्वर के लिए बताना है, तो देखो क्या करेंगे। आ प्लस में ऊ संयुक्त स्वर हो गया, ओ हो गया है। ठीक है। आप कहेंगे आ प्लस ई बराबर मैम ए हो गया, ये भी संयुक्त है। इधर आप कहेंगे मैम आ प्लस में ओ ए हो गया है, और ये ए बन गया है। और ऊ जो है ये क्या बन गया है? तो आप कहेंगे ऊ भी इसमें संयुक्त स्वर नहीं है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कमेंट करते रहिए आप लोग।
हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर होता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। किसके आधार पे बताना है? जीव के आधार पे बताना है, कोई दिक्कत नहीं करनी है। तो जीव के आधार पे आप बताएंगे अग्र स्वर होता है, मध्य स्वर होता है, विवृत स्वर होता है, पश्य स्वर होता है। कितने भेद बताए गए हैं जीव के आधार पे? मैंने आपको कितने स्वर बताए हैं जीव के आधार पे? तो आप कहेंगे मैम आपने बताया था हमें कि अग्र स्वर होते हैं, ठीक है, मध्य स्वर होता है, ठीक, और पश्य स्वर होता है, ठीक है, पश्य स्वर होता है। तो क्या नहीं बताया था जीव के आधार पर? विवृत, ठीक है, वृत और विवृत, विवृत यानी अटविवृत और संविवृत। तो ये किसके अंतर्गत गए? ये अलग आपका चला जाता है। और जो जीव के आधार पे थे अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर हो जाते हैं। कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अग्रस्वर के लिए आपको ध्यान रखना है कि क्या बताया था, पश्चस्वर के लिए क्या बताया था, तो ये ध्यान रखेंगे। जैसे अग्रस्वर के लिए मैंने आपको बताया था ई ए ए, ठीक। मध्य स्वर के लिए बताया था सिर्फ एक ही वर्ण होता है आ। और पश्य स्वर के अंतर्गत आपके आ जाते हैं आ, उ, बड़ा ऊ आएगा, ओ आएगा, आओ आएगा और ऑल वाला भी आता है। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? समझ गए? रिवीजन के लिए बहुत अच्छा लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी होती हैं? देखो कंठ ध्वनि बतानी है। कोई दिक्कत है कंठ ध्वनि के लिए? का वाली कंठ ध्वनि होती है तो आप कहेंगे इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा मैम, बिना ही समय गंवाए और आप आगे बढ़ जाइए। हम इतने होशियार हो गए हैं कि अब दिक्कत नहीं है। 48 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताना है। कौन सा बताना है? मूर्धन्य व्यंजन बताना है। देखो कंठ हो गया था क, तालु के लिए आप कहेंगे च, कंठ तालु मूर्धा क च ट। तो आप क्या कह दोगे मुझसे? टावर का ढूंढ लो, ट ठ ड ढ। तो आप कहेंगे क्या? होशियार बच्चे हो ना, तो जवाब भी राइट राइट ही तो आने चाहिए। तो आप मुझे बता देंगे ट ठ ड ढ। तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन इसमें राइट, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है मैम, आगे बढ़ जाइए। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण बताना है। देखो कोई दिक्कत खड़ी नहीं करनी है। अल्प प्राण की जब बात आती है मैंने आपको बता ही रखा है कि का वाला का, च, क च ट त प, ठीक है। और मैंने इसमें आपसे कहा था एक अल्प प्राण एक महाप्राण होता है। तो आप बता देंगे मुझे क, ग, अणा, ठीक। च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, ठीक। तो आपको इसके अंतर्गत बताना है। और ये हो गया आपका अल्प हो गया है, ये महा हो गया है, ये अल्प हो गया है, और ये महा हो गया है, और ये अल्प हो गया है। तो देखो पहले इसमें देख लेते हैं। आपका का दे रखा है अल्प है, ठीक है। फिर गा दे दिया है ये अल्प है, का गा हो गया है। तो देखो क्या है ऑप्शन में, जल्दी बताओ क्या करोगे। तो आप कहेंगे मैम इसमें तो दो आंसर आ रहे हैं हमारे। तो हम भी कहेंगे भैया बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों आपके अल्पप्राण के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। देखो का आ गया था और गा भी अल्पप्राण हो गया है, और आपके जो स्वर हैं ये भी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो आप कह देंगे दोनों आ हमारे अल्पप्राण हो गए हैं। तो चलिए दो ऑप्शन आपके हो गए हैं, ए और बी दोनों राइट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियां बतानी है। ख, ग, ए, औ, उ, श, सा। तो इनमें से आप बताएंगे कि जो नवीन विकसित ध्वनियां हैं वो कौन सी हैं। तो आप कहेंगे मैम बिल्कुल नवीन ध्वनियां जो विकसित हुई हैं वो आपकी हैं जिनमें क्या नुक्ता लगा हुआ है, ख और ग, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई झंझट? हाँ। तो आप कहेंगे मैम कुछ भी नहीं। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। समाज के लिए आपके प्रैक्टिस सेट कराना है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, विराम करते हैं। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।